हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर तक रेस्पिरेशन में क्रेब्स साइकिल पढ़ लिया था। वहां हमने देखा कि एटीपी का फॉर्मेशन, अगर हम देखें कि ग्लूकोज से कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो डायरेक्ट फॉर्मेशन तो 2 एटीपी तो हमको मिलेगी लाइकोलाइसिस में, और 2 एटीपी जीटीपी की फॉर्म में मिले थे क्रेब्स चक्र में, तो केवल 4 ही एटीपी प्राप्त होते हैं डायरेक्ट। तो अगर हम सिर्फ समझें कि भाई ओवरऑल प्रोसेस जो है ये क्या केवल 4 एटीपी के लिए चलता है, भाई ये इतना बड़ा प्रोसेस जो हमने देखा ये केवल 4 एटीपी के लिए थोड़ी चलता है, ये 36 या 38 एटीपी के लिए चलता है। हमने यहां केवल 4 एटीपी का निर्माण देखा है। अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से बाकी के एटीपी बनते हैं। अब बात है कि ये एटीपी अगर आते कहां से हैं, किस जगह पर है। भाई एटीपी जो ये आए हैं, हम कह रहे हैं 36 या 38 एटीपी बनते हैं, आखिर ये एटीपी होते कहां हैं, किस जगह से निकलते हैं। तो इन सबको समझने के लिए आज हमारे पास श्वसन का सबसे लास्ट जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, जिसका नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन इसको कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। Oxidative phosphorylation. This is one of the main mechanism of ATP formation by ATPase. अगर आप मेरे लेक्चर लगातार देख रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस में वहां जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस जो चलता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो उस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी का फॉर्मेशन होता है और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी होता है। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन किस प्रकार से थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में परफॉर्म होता है और किस प्रकार से वहां एटीपी का निर्माण होता है, जिसे हम केमी ऑस्मोटिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो वही सेम थ्योरी यहां पर काम करेगी। तो देखो हमारे पास जो एनर्जी है वो NADH प्लस H प्लस के रूप में है। तो दिस इज रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड है, मतलब अब चाहिए तो कोएंजाइम्स हैं। अगर ये ऑक्सीडाइज होते हैं तो फिर ये इस प्रकार से प्लस 2 H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। दिस इज द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। तो हम कहते भी थे ना कि भोजन का ऑक्सीकरण होता है। तो इस जगह पर ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, इस जगह पर जाकर के पूरा के पूरा ऑक्सीडेशन भोजन का यहां होता है। अब पहली बात तो ये है कि ये क्रिया जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, ये क्रिया कहाँ होती है। तो ये क्रिया ये हम माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ी थी तब मैंने हल्का सा बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये संपन्न होती है। अब वही क्यों होती है, इसका कारण है क्योंकि उसी जगह पर जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है उसी जगह पर इसके कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन के कैरियर्स, यहां पर 2 चीजें हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो देखो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से किस प्रकार एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से किस प्रकार एनर्जी का प्रोडक्शन होता है
तो दिस इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो यहां पर हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होती है। दूसरी, इसमें जो ये एच आयन है, ये एच आयन और ये इलेक्ट्रॉन, तो ये जो एच आयन्स हैं, ये एच आयन माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स से और इनर मेम्ब्रेन जो स्पेस है उसके अंदर आते हैं। अभी हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना दोबारा से ड्रॉ करेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं उनके अंदर चली जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वाहक जो इसको ग्रहण करते हैं। और किस प्रकार से ये क्रिया परफॉर्म होती है इसे हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। एक बार पहले हम ड्रॉ करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में ये सिस्टम होता कैसे है। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, जिसके अंदर ये सभी एंजाइम्स, ये सभी प्रोटीन्स इस तरह से इसके साथ लगी होती है। तो दिस इज कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। अच्छा, इसको हम एक बार ये बना लेते हैं। जैसे ये है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन जो है वो आपको पता है क्रिस्टी के रूप में होती है। और ये है इसका इनर मेम्ब्रेन स्पेस जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर इसका ये स्पेस है और इसके ऊपर की तरफ कहीं पर आउटर मेम्ब्रेन है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी ये जो मैट्रिक्स की जो साथ जुड़ी हुई है इसकी हम बात कर रहे हैं। दिस इज मैट्रिक्स, दिस इज साइटोसोल। अब ये है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, इसे हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, इसे हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स सेकेंड, इसे हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड और इसे हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स फोर्थ। So these are the different complexes that are present in inner membrane of mitochondria. These are involved in oxidative phosphorylation and electron transport system. इसका नाम है इसका भी नाम भी NADH coenzyme Q reductase. Second is succinate dehydrogenase. तो ये है तो ये चार कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज NADH coenzyme Q oxidoreductase. Second complex is succinate dehydrogenase oxidoreductase. Third complex is coenzyme Q cytochrome C oxidoreductase. And fourth is cytochrome C oxidase. एक फिफ्थ और होता है जो हमने बताया यहाँ इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर खूंटी के समान भाग जिनको हम कहते हैं F0 F1 ऑक्सीसोम या जिन्हें हम कहते हैं एटीपी सिंथेस, वो इस मेम्ब्रेन के साथ ही होता है। और ये इसका F0 वाला भाग है, FO, दिस इज F1। अब इसको हम F0 ना कहते हैं बल्कि FO कहते हैं, क्योंकि एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है ओलिगोमाइसिन। तो ओलिगोमाइसिन इसके साथ बाइंड हो जाती है F0 के साथ, और जो इसका जो काम होता है H आयन को बाहर से अंदर फेंकना या अंदर डालना वापस मैट्रिक्स में, उस काम को ये रोक देती है और जिससे एटीपी का फॉर्मेशन रुक जाता है। जब एटीपी का फॉर्मेशन रुक जाएगा तो फिर रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये इसका काम होता है। अब हम ये देखें कि हमारे पास ये तो हो गए भाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इस तरह से। अब बात ये आती है कि इसी मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन के वाहक भी होते हैं। ये तो एक्चुअली क्या है
ये है जैसे मान लो मैट्रिक्स में हम कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर एक मिनट हम बात करते हैं देखो। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स है इस तरह से, और माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहां पर बन रहे हैं NADH प्लस H प्लस बन रहा है, यहां बन रहे हैं NADH प्लस H प्लस, ये बन रहा है। तो ये NADH प्लस H प्लस यहां बन रहे हैं, तो H जब ये टूट रहा है तो टूटने के बाद ये NADIN प्लस HIN प्लस इलेक्ट्रॉन, तो 2 HIN और 2 इलेक्ट्रॉन टूट रहा है, तो यहां पर बनते हैं 2 HIN। तो जो 2 HIN है ये HIN यहां से यहां निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, ठीक है। अब बाहर क्यों निकलते हैं इसका भी कारण है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स फोर्थ, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स फोर्थ, these are act as hydrogen pump, HIN pump। इनका काम ये होता है कि ये यहां होते हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर, और ये HINO को बाहर निकालते हैं, यानी कि पंप करते हैं HINO को। अच्छा, एक तरीका कि भाई ये HINO को केवल मैट्रिक्स से बाहर ही निकालते हैं, जबकि यहाँ पर साइटोसोल है, ये मैट्रिक्स है, ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस भी है, यहीं पर साइटोसोल होता है, तो ये HINO को साइटोसोल की साइड निकालते हैं, लेकिन ये वापस नहीं भेज सकते, ये इनका ड्रॉबैक है, ये वापस नहीं भेजेंगे। अब जब ये वापस नहीं भेजेंगे तो उसके बाद ये HIN इस जगह पर ज्यादा हो जाएंगे, जब ये HIN यहां से निकल करके बाहर यहां चले जाएंगे, जितने भी HIN है वो लगातार जो बन रहे हैं वो सब यहां जा रहे हैं, इस जगह पर यहां जा रहे हैं, इस जगह, तो ये लगातार यहाँ पर HINO की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो रही है, तो जब ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 प्रकार के ग्रेडियंट काम करेंगे। फर्स्ट ग्रेडियंट इज HIN कंसंट्रेशन, इनकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, HINO की सांद्रता मैट्रिक्स की तुलना में साइटोसोल में अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से HIN अब अंदर आने जरूरी हो जाते हैं। दूसरा पीएच में सांद्रता, पीएच में परिवर्तन, कि यहाँ की पीएच में और इस जगह की पीएच में अंतर हो जाता है। एक भाई आयनों की देख लिया, एक इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स बनता है, यानी कि इस मेम्ब्रेन के दोनों तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर HIN ज्यादा है, धनायन ज्यादा है, यहाँ पर ऋणायन ज्यादा है, तो एक तरह से कैपेसिटर या एक इलेक्ट्रॉन वाहक बल यहाँ पर क्रिएट होता है। तो उन तीनों ग्रेडियंट की वजह से HINO का अब वापस से साइटोसोल से मैट्रिक्स में लौटना बहुत जरूरी हो जाता है। जब ये लौटते हैं तो लौटने का तरीका देखो, मैंने बताया आपको, ये केवल HINO को बाहर निकाल सकते हैं, HIN पंप है। अच्छा, सेकंड जो है वो HIN पंप नहीं है, इसके भी बात करेंगे क्या काम आता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये केवल HINO को बाहर निकालते हैं, अंदर लाने का काम नहीं है इनका। अब इस जगह पर ये बहुत ज्यादा HIN है, तो ये वापस से फिर जब लौटते हैं तो वापस लौटने का तरीका इनका यही होता है कि जितने भी HINs हैं वो सब इस ATP सिंथेस के माध्यम से लौटते हैं। तो देखो HINO के पास एनर्जी है, हमने पहले ही पढ़ा है कि जो एनर्जी जो है ना वो हमारे रिड्यूस्ड कोएंजाइम के पास है, ठीक है। तो रिड्यूस्ड जो कोएंजाइम है वो हमारे HIN दे रहे हैं, क्योंकि ये टूट रहे हैं लगातार, और ये टूटते क्यों है इसका भी कारण हम बता चुके हैं, क्योंकि सेल के अंदर या माइटोकॉन्ड्रिया में NADINO का कोई भरपूर भरमार नहीं है कि वो जितना चाहे उतना काम में ले लीजिए और फिर जरूरत मतलब उनकी वापस से जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बनते रहते हैं इस फॉर्म में और वापस से ये इनकी रिड्यूस्ड होते रहते हैं और ऑक्सीडाइज होते रहते हैं, अपचयित होते रहते हैं और ऑक्सीकृत होते रहते हैं, तो लगातार ये उपलब्ध रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब ये टूटते हैं तो टूटने के बाद जो HIN बनते हैं वो HIN लगातार इस जगह पर यानी कि यहाँ आते हैं। अब बात यह है सबसे बड़ी समझने की कि HIN तो हमने देख लिया भाई कि HIN यहाँ से यहाँ चले गए, वो
कोई दिक्कत नहीं, एच आयन यहाँ से यहाँ चले गए, ठीक, और वापस से लौट भी गए और एटीपी का निर्माण हो गया। अब हमारे पास बचे क्या, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, ये भी जरूरी है ना कि 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चलते हैं यहां उपस्थित इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। कहां चलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो चेन इस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर उपस्थित होती है। तो इनके भी कुछ कैरियर्स, कुछ वाहक होते हैं जो इनको ले जाते हैं। तो देखो इनका भी एक तरीका है, इनका भी एक सीरीज है, वो किस प्रकार से है वो हम देखते हैं। अभी हम थोड़ी बाद में मिटाएंगे इसको, थोड़ा और भी काम आ सकता है। तो देखो ये कैसे चलती है, देखो FMN होता है एक, तो FMN, उसके बाद FES होता है, फिर कोएंजाइम Q होता है, और कोएंजाइम Q के साथ यहीं लग के होता है ये कॉम्प्लेक्स सेकंड, जिसको हम कहते हैं सक्सिनेट कोएंजाइम Q। ये कॉम्प्लेक्स सेकंड FAD, ये FAD, क्योंकि ये FADH2 से आते हैं ना, तो यहाँ पर FAD। उसके बाद साइटो कोएंजाइम Q से होता है FES, FES से साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम E3, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C और साइटोक्रोम E3, ऐसे होते हैं। साइटोक्रोम B6, उसके बाद साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम E3, ऐसे होते हैं। तो दिस इज कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, दिस इज कॉम्प्लेक्स सेकंड, दिस इज कॉम्प्लेक्स थर्ड, और दिस इज कॉम्प्लेक्स फोर्थ, दिस इज कॉम्प्लेक्स फोर्थ। इस तरह से होता है। तो ये जो चेन है, ये वाली चेन, ये वाली चेन यही होती है इसके अंदर, ठीक। अब ये कैसे होती है, तो देखो जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है इसके अंदर होता है FMN FES, ठीक है, FMN और FES। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन देती है कोएंजाइम Q को, और कोएंजाइम Q के लिए ये यहां से लगातार यहां भी आ रहा है, यहां आ रहा है। उसके बाद जो ये इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ से H आयन जो मिलते हैं, उसको बाहर निकाले, बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो होगा FES। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो साइटोक्रोम B। तो ये साइटोक्रोम B, जो साइटोक्रोम B है वो साइटोक्रोम B यहाँ पर, और साइटोक्रोम C जो है वो यहाँ होता है, साइटोक्रोम C यहाँ होता है। और उसके बाद साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम E3 ऐसे, और यहां से फिर वापस से इलेक्ट्रॉन भी जो है वो मैट्रिक्स के अंदर आ जाते हैं। अब यह एक चीज समझने की है कि जो कोएंजाइम Q है, ये जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है, जो कोएंजाइम Q है जिसको हम कहते हैं ये कोएंजाइम Q, ये कोएंजाइम Q मूवेबल होता है, ये घूमता रहता है। ये साइटोक्रोम C है ना, ये भी घूमता रहता है। इसी तरह से कोएंजाइम Q जो है वो, सॉरी, कोएंजाइम Q इसके और इसके बीच में घूमता रहता है, ठीक। अब हम आगे बढ़े तो वही देखो NADH+H+ से जब ऑक्सीडाइज होता है ये, तो NAD आयन प्लस 2H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं और बनता है 3 ATP। एक NADH+H+ से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है, ये यहां पर बताया गया है। एक NADH+H+ से
NAD आयन और 2 H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। अब ये 3 ATP का फॉर्मेशन यहाँ पर कैसे होगा इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। ये मैंने बताया दिया आपको कि जो H आयन है, H आयन जो है वो लगातार माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से साइटोसोल के अंदर जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो चलते हैं यहां से, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से आ गए, H आयन इस जगह से आ गए, इलेक्ट्रॉन ये आ गए, H आयन इस जगह से आ गए, तो वापस से जो H आयन है और इलेक्ट्रॉन है ये वापस से हाइड्रोजन बना लेते हैं। तो ये 2 हाइड्रोजन मान लीजिए बना ली, तो इसी जगह पर ऑक्सीजन का उपयोग होता है और यहाँ H2O का निर्माण हो जाता है। दिस इज द फाइनल रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। इसको हम टर्मिनल रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स के थ्रू जो H आयन वापस से आ रहे हैं यहाँ, इसमें से ATP का फॉर्मेशन हो रहा है और जो इलेक्ट्रॉन कैरियर से वापस से इलेक्ट्रॉन चैन से वापस आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन और H आयन दोनों मिलकर के H2H बना लेते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन अंदर चली जाती है। तो ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं सांस के द्वारा ये वही ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये H2O का फॉर्मेशन यहाँ पर कर लेती है। तो दिस इज द फाइनल एंड टर्मिनल रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक चीज और है कि हमने ये देखा कि जो ये है NADH+H+ से इससे बनते 3 ATP और एक है FADH2, इसको भी हम बहुत अच्छे से जानेंगे। FADH2 इससे भी FAD आयन प्लस 2 H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन होता है 2। ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। NADH+H+ से बनते हैं 3 ATP और FADH2 से बनते हैं 2 ATP। अच्छा, इसका ये चलो जान लेते हैं, क्या करना है आगे ले जाके ही जान लेते हैं। देखो क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का एक निश्चित ऊर्जा लेवल होता है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी की जो ऑर्बिटल है उसमें चला जाए। इलेक्ट्रॉन भी एक निश्चित ऊर्जा की कक्ष में ही जाते हैं जहां उसका ऊर्जा लेवल मैच करेगा। तो देखो यहाँ इनके पास एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, तो इनके पास एनर्जी कम होती है तो वो इस जगह ना आकर के अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देते हैं, क्योंकि इनकी जो एनर्जी का मैच है वो इस जगह पर होता है कोएंजाइम Q, ना कि यहाँ। इसलिए एक ATP का फॉर्मेशन यहाँ होगा, एक का यहाँ होगा, एक का आगे होगा। तो 1 2 3 जो NADH+H+ है वो तो यहीं से शुरू कर देगा 1 2 3, लेकिन जो ये है FAD ये इसको मिस करेगा, आगे के 2 बनाएगा, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डालेगा, तो ये इसको मिस करके जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डालेगा तो आगे के 2 ATP बनेंगे, एक ATP यहाँ से और एक ATP वहां से, केवल 2 ही ATP बनाता है, इससे ज्यादा नहीं बनाएगा। तो इसलिए FADH2 से केवल 2 बनते हैं और NADH+H+ से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे किस प्रकार से ये तो हमने इसका ओवरव्यू पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से ATP का फॉर्मेशन होता है। थैंक यू वेरी मच।